नमस्कार, मैं हर्ष। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है हर शहर प्राइम रिपोर्टर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उपचुनाव को लेकर एक अहम बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री को बुलाया गया। बैठक में प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रत्याशी चयन के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बसपा ने कई सीटों पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों को उनके जिले की सीट जिताने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देंगे और इसी के लिए बैठक रखी गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने संविधान बदलने को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाए थे, जिसका गठबंधन को काफी फायदा भी मिला। इस पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आज एक अहम बैठक बुलाई गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। बताइए कितनी अहम हो सकती है ये बैठक और क्या इन बैठक में जो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने वाली है उस पर भी मंथन किया जा सकता है? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ की, तो जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है, बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि उपचुनाव को देखते हुए ये बैठक बुलाई गई है। और इसमें आप सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जहां पर जिन जिन जिलों में उपचुनाव होना है, जिन जिन विधानसभाओं में उपचुनाव होना है, वहाँ के जो मंत्री हैं, जो उनको प्रभारी मंत्री बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उनके कंधों पर प्रत्याशी को जिताने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि सबसे बड़ा लक्ष्य योगी आदित्यनाथ का उपचुनाव को जीतने का है, क्योंकि ये प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है योगी आदित्यनाथ का। दूसरी चीज आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को खुद ही प्रभारी बनाया गया है अंबेडकर नगर की जो कटहरी सीट है, और उसके बाद जो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट थी। बहरहाल मिल्कीपुर सीट पर अभी चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन जो कटहरी सीट है इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। उसी तरीके से जितने भी उपचुनाव, जितने भी विधानसभा में उपचुनाव होना है, उन सारे विधानसभाओं में उपचुनाव की जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को दी गई है, उनके कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। उनको हर हाल में जो प्रत्याशी हैं उनको जिताने की पूरी कोशिश करना है। दूसरी चीज आपको बता दें कि आज जो बैठक हो रही, जो मंथन हो रहा है बैठक पर, तो आज प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लग सकती है। इस पर भी आज मंथन हो सकता है। जी राजेश, क्या लगता है कि जो पिछले चुनाव के नतीजे गए हैं उसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह के फैसले लेंगे? क्या उन जगहों से जहां से भाजपा को हार मिली थी वहां पे ज्यादा फोकस रहेगा? बिल्कुल अर्चना, आपको बता दें कि पिछले चुनाव में बीजेपी के खाते में 10 सीटों में से 5 सीट बीजेपी के खाते में थी, तो जाहिर सी बात, और 5 सीटें बीजेपी हार गई थी। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को देखते हुए योगी आदित्यनाथ पूरे 9 सीटों पर पूरे तरीके से फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रभारी मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, और 2 सीटों पर खुद योगी आदित्यनाथ प्रभारी बने थे। तो जाहिर सी बात है कि अब योगी आदित्यनाथ 9 सीटों को पूरे जीतने के लिए पूरा दमखम, पूरा पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जी राजेश, क्या लगता है जिस तरीके के सपा ने जिस तरीके से चुनाव जीता था लोकसभा में, कहीं ना कहीं सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो उत्तर प्रदेश में भाजपा से ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? बिल्कुल, अगर देखा जाए अर्चना, तो जिस तरीके से गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, कहीं न कहीं देखा जाए बीजेपी से कहीं न कहीं मजबूत दिख रहा है। उसका सबसे बड़ी वजह है कि इंडिया गठबंधन जो है पीडीए के नारे को लेकर चल रहा है, पीडीए के लोगों को लेकर अपनी जो गणित है वो बैठाने में लगा है। तो जाहिर सी बात है, अगर पीडीए को साधने में अगर इंडिया गठबंधन अगर सफल होता है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी से मजबूत इंडिया गठबंधन चुनाव में पड़ेगा। जी राजेश, क्या लगता है कहां तक भाजपा और सपा की गणित सही हो सकती है? क्योंकि जहां एक तरफ भाजपा हिंदू पक्ष को लेकर, हिंदू जागृत करने को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सपा पीडीए को लेकर चल रही है, और स्पेशली उसने जो प्रत्याशियों को खड़ा किया है वो भी उसने हर वर्ग को लेकर खड़ा किया है। लेकिन ये आरोप लगा है कि 5 जो उनके प्रत्याशी हैं वो नेताओं के बच्चे ही हैं, परिवारवाद का लगा है, और बाकी के 3 मुसलमानों को दिए हैं। क्या इसका असर भी देखने को मिल सकता है उपचुनाव में? देखिए अर्चना, मैं आपको बताया कि अखिलेश यादव पीडीए के
लोगों को लेकर चल रहे हैं, पीडीए को संगठित करके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने टिकट के बंटवारा किया है, पीडीए का मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जितने जो 9 सीटों पर चुनाव होना है, 9 सीटों पर ये तीनों जो पीडीए उनका अखिलेश यादव का नारा है, जो अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं, इसमें देखने पीडीए की झलक देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक भी है, इसमें बैकवर्ड भी हैं और इसमें दलित भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसी दलित इसी नारे को लेकर पीडीए को अखिलेश चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पीडीए की झलक अखिलेश यादव के जो टिकट बंटवारा है उसमें देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी जो हिंदुत्व के मामले को लेकर चल रही है, कहीं कहीं देखिए हिंदुत्व अखिलेश यादव के भी साथ में है, क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए को लेकर चल रहे हैं, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो जाहिर सी बात है कि तीनों अखिलेश यादव के साथ में भी हैं। और अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के साथ में तीनों खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। जी राजेश, तो देखा जाए तो इस बार भाजपा और सपा की कड़ी टक्कर होने वाली है उपचुनाव को लेकर। बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए टक्कर को लेके, तो जिस तरीके से दोनों अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियां जिस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही हैं, कहीं कहीं देखा जाए बिल्कुल जो उपचुनाव है कि अब इनके उपचुनाव जो है 2027 के रास्ते को तय करेगा। अगर उपचुनाव जो भी पार्टी अगर उपचुनाव अगर जीतती है, ज्यादा मार्जिन से अगर जीतती है, तो कहीं कहीं ज्यादा सीटों से अगर जीतती है, तो कहीं कहीं देखा जाए 2027 की राह उसके लिए आसान नजर आएगी। बाकी जो अगली पार्टी रहेगी उसके लिए राह जो है मुश्किल नजर आएगी। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी पर्चा दाखिल कर सकेंगे। यूपी में उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगा। बता दें कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, जबकि वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस को 2 सीटें सपा ने दी हैं, जिन पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, अभी तक भाजपा ने अपने किसी भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है, क्या इंतजार कर रही है भाजपा की पहले दूसरी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को उतार ले हर सीट से, उसके बाद वो उस टक्कर के प्रत्याशियों को उतारेंगे? क्योंकि नाम तो उन्होंने बहुत सारे दिए हैं, बस फाइनल नहीं किया गया है। अक्टूबर से नामांकन शुरू हो चुका है 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए। 13 नवंबर को मतदान होगा और फिर 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष ने अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन अभी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं है। नामांकन का आज दूसरा दिन है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों की जो सूची है वो आ सकती है। सीएम योगी ने आज उपचुनाव के मद्देनजर लखनऊ में एक बड़ी बैठक भी बुलाई है, जिसमें तमाम प्रभारी जो है जिलों के जहां जहां चुनाव है वो लोग इसमें शामिल होंगे। तमाम जो समीकरण है, तमाम रणनीति है वो तैयार की जाएंगी कि किस प्रकार उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजयी जिता सके। इसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ भी अब तक सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आज अब लखनऊ में निषाद पार्टी के जितने भी विधायक हैं उनके विधायक दल की बैठक बुलाई है। वो अपने विधायकों से बात करेंगे कि उपचुनाव में उनको मंझवा और कटहरी सीट अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही तो पार्टी आगे क्या कुछ कदम उठाए। तो देखिए, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी अभी सीट बंटवारे को लेकर लगातार कह सकते हैं कि असमंजस के दौर से जूझ रही है और आरएलडी को सिर्फ एक सीट दी उसने और किसी को भी अपने सहयोगी दलों को कोई सीट देना भारतीय जनता पार्टी नहीं चाह रही है। तो देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सीटों का बंटवारा करके प्रत्याशी उतारती है। मंझवा सीट पे निषाद पार्टी का विधायक था, लेकिन वो सीट भी निषाद पार्टी के खाते में नहीं जा रही है। तो ऐसे में निषाद पार्टी जो है वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है और भारतीय जनता पार्टी कैसे निषाद पार्टी को संतुष्ट कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में देखिए 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। विपक्ष ने लगभग 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी जो है वो उतार दिए हैं। कांग्रेस को 2 सीटों पर प्रत्याशी जरूर तय करना है, गाजियाबाद और खैर में। कांग्रेस भी वहां पे प्रत्याशी को लेकर मंथन तेज कर दी है। कांग्रेस भी बहुत जल्द जो है अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। अभी समाजवादी पार्टी को सिर्फ एक सीट कुंदरकी पे अपना प्रत्याशी घोषित करना बाकी है। तो निश्चित रूप से देखिए, आने वाले समय में
देखने वाली बात होगी कि कितने समय में जो राजनीतिक दल है वो प्रत्याशी घोषित कर पाते हैं। जी, जी। अभिनव, लेकिन जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है, क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस एक नेशनल पार्टी थी और कहीं ना कहीं इस बार गठबंधन में सपा के आगे कांग्रेस छिपती हुई नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस बिल्कुल समाजवादी पार्टी के सामने झुकी है और झुकने की वजह यही है कि हरियाणा में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को अनदेखा किया, जम्मू कश्मीर चुनाव में अनदेखा किया, अलायंस में साथ में नहीं गए और फिर जब हरियाणा में चुनाव में नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी, तो उसके अगले ही दिन अखिलेश यादव ने अचानक से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस को एक मैसेज दिया कि यूपी में समाजवादी पार्टी उनसे काफी मजबूत है। और इसी का देखिए, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी तो समाजवादी पार्टी है ही उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस भले ही नेशनल पार्टी है, देश भर में उसके लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और कई जगह उनकी सरकार भी है, लेकिन बावजूद इसके अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखिए तो कांग्रेस के पास सिर्फ 2 विधायक हैं। तो 2 विधायक वाली पार्टी जो है वो कैसे 5 विधानसभा सीटों पर क्लेम कर रही है, पहली चीज। दूसरी देखिए, कांग्रेस के 6 सांसद जो जीत के आए उसमें भी समाजवादी पार्टी का काफी योगदान है। 6 सांसदों को देखिए तो कई सांसद उसमें ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से जाके कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और फिर कांग्रेस के सिंबल पे लड़े हैं। और गठबंधन था तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने भी पूरी ताकत कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए जगह जगह झोंकी है, तब जाके कांग्रेस पार्टी जो है वो जीत पाई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अभी पूरी तरीके से मजबूत इतना नहीं है कि अकेले दम पे चुनाव लड़ सके, इसीलिए कांग्रेस को सपा के सामने झुकना पड़ा है। और जो 2 सीटें कांग्रेस को मिली है वो दोनों सीटें कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होंगी। चुनाव हालांकि गाजियाबाद सीट पे अच्छा हो सकता है, डॉली शर्मा वहां से प्रत्याशी हो सकती है जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, तो हो सकता है कि वहां भी चुनाव जो है अच्छा हो। लेकिन बावजूद इसके अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहीं बहुत बढ़त की स्थिति में इस उपचुनाव में नहीं दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी जरूर प्रॉफिट ले लेगी, इस हिसाब से सीटें बटी हैं इस चुनाव में। जी, अभी ना भाजपा ने चुनाव आयोग को एक लेटर लिखा था, ज्ञापन सौंपा था चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की। क्या लगता है कि चुनाव आयोग इस बारे में भी सोच विचार कर सकता है और उपचुनाव फिर से आगे बढ़ सकता है? देखिए, 13 नवंबर को वोटिंग होनी है। अब तक जो जानकारी चुनाव आयोग ने दी है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने जरूर ये गुजारिश की है चुनाव आयोग से कि 13 को वोटिंग न करा के 20 को कराई जाए, क्योंकि 15 को कार्तिक पूर्णिमा उन्होंने बताया है। लेकिन सिर्फ देखिए 10 ही सीटों पे चुनाव होना था, जिनमें से अब 9 ही सीटों पर मतदान हो रहा है 13 नवंबर को। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि चुनाव आयोग दोबारा से इसमें कोई फेरबदल करेगा। 13 नवंबर को फिलहाल मतदान होगा और चुनाव की प्रक्रिया देखिए शुरू हो चुकी है। नामांकन लगातार आज जारी है, आज दूसरा दिन है। लगातार तमाम 9 सीटों के लिए पर्चे लगातार लोग खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो देखने वाली बात है कि चुनाव आयोग क्या कुछ करता है। हालांकि अब ही चुनाव की कोई तारीखें बदल जाए, इसमें बहुत कम संभावना दिखाई पड़ती है। जी, अभिनव, इसके अलावा विपक्ष लगातार भाजपा पे ये आरोप लगाते आया है कि भाजपा जानबूझकर उपचुनाव की तारीख टालती आई है, जिसकी वजह से अभी तक उपचुनाव नहीं हुए हैं। तो ये भाजपा की साजिश है, ये विपक्ष का आरोप है। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, पहले विपक्ष का मानना था कि हरियाणा चुनाव के समय ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जो है वो कराया जाए, लेकिन तब चुनाव जो है वो घोषित नहीं हुआ और अब महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव घोषित हुआ है। और इसमें भी देखिए मिल्कीपुर का चुनाव नहीं घोषित होने से फिर से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने घेरा है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि ये अयोध्या हार चुके हैं और इंटरनल सर्वे में अखिलेश यादव ने खुद ये बात कही कि इंटरनल सर्वे में मिल्कीपुर जो है वो बीजेपी हार रही थी, इसीलिए चुनाव जो है उसको स्थगित करा दिया गया है हार से बचने के लिए। तो तमाम इस तरह के देखिए लगातार हमला जो है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पे विपक्ष जरूर कर रहा है। और निश्चित रूप से अगर मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो रहा है तो वो सिर्फ बीजेपी के पूर्व विधायक जो बाबा गोरखनाथ है उनकी उसी याचिका की वजह से नहीं हो रहा है जो उन्होंने लखनऊ हाईकोर्ट में दाखिल की थी, जिसमें अवधेश प्रसाद के चुनाव को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। तो ऐसे में साफ तौर पर जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव कराना चाह रही थी या नहीं चाह रही थी, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से ये एजेंडा सेट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराना चाह रही है। अभिनव, लेकिन वही भाजपा का ये आरोप है कि मिल्कीपुर सीट के लिए कल ये सफाई दी गई कि हमने तो हाई कोर्ट में जमानत अब वापस लेने के लिए अर्जी डाली, सुनवाई भी होनी थी, लेकिन सपा ने वकीलों की फौज खड़ी कर दी, जिसकी वजह से तारीख और आगे टल गई। क्या लगता है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है वो कहीं ना कहीं और खिंचता चला जा रहा है?
मिल्कीपुर में देखिए बिल्कुल चुनाव जो है वो डिले हो गया है। इन 9 सीटों के साथ अब चुनाव नहीं होगा, क्योंकि अब जो कोर्ट ने तारीख दी है वो 3 नवंबर को अगली सुनवाई होनी, तो 15 दिन सीधे सीधे कोर्ट ने ले लिए हैं और इधर नामांकन समाप्त हो जाएगा तमाम सीटों पे। तो मिल्कीपुर में 7 तो चुनाव नहीं हो रहा है। अब भाजपा कह रही है कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद अवधेश प्रसाद है उन्होंने वकील खड़े कर दिए कोर्ट में उनके खिलाफ और इसीलिए चुनाव टला। वो तो अपनी जो याचिका है उसको वापस लेने गए थे। हालांकि कोर्ट ने कोई स्टे या कोई आदेश नहीं दिया था जिस कारण चुनाव आयोग को चुनाव रोकना पड़े। और अगर मामला कोर्ट की बात करें तो इरफान सोलंकी की सीट शीर्षा मऊ भी जो है उसमें भी कोर्ट में मामला चल रहा है, तो कोर्ट ने उसपे तो चुनाव डिक्लेयर किया है इलेक्शन कमीशन ने, उसमें तो कोर्ट के आदेश नहीं देखे गए। तो देखिए इलेक्शन कमीशन पे भी इसीलिए विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है कि मिल्कीपुर में आपने क्यों चुनाव नहीं किए, क्या कोर्ट का कोई आदेश था कि आप चुनाव नहीं करा सकते। और अगर सिर्फ कोर्ट में मामला होने की बात है तो वो तो शीशा मऊ में भी था इरफान सोलंकी की सीट पे, जहां चुनाव हो रहा है, जहां से नसीम सोलंकी को सपा ने प्रत्याशी बनाया, अभी भाजपा का प्रत्याशी वहां से आना बाकी है। जी अभिनव, क्या लगता है आज जो भाजपा की तरफ से बैठक होने वाली है उसमें किन किन चीजों पे मंथन हो सकता है, क्योंकि काफी अहम माना जा रहा है आज का बैठक उपचुनाव को लेकर? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज तमाम लोगों के साथ बैठक करेंगे, जो प्रभारी हैं उन सीटों पे उनसे बात की जाएगी कि कौन सा प्रत्याशी जो है वही सही रहेगा। हालांकि प्रत्याशी कई दौर में तय कर लिए गए हैं, प्रत्याशियों का एक पूरा पैनल जो है वो दिल्ली भेजा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि 9 सीटों पे करीब 24 प्रत्याशी जो है उन्होंने आवेदन किया है और 24 में से अब पार्टी किन 9 लोगों को चुनती है चुनाव लड़ने के लिए, ये देखने वाली बात है। बाबा गोरखनाथ का नाम जरूर चल रहा था मिल्कीपुर से चुनावी मैदान में, लेकिन बाबा गोरखनाथ का ये जो पूरा याचिका वाला मामला है उसके बाद बाबा गोरखनाथ का टिकट फंस सकता है। पार्टी, ऐसा बताया जा रहा है कि पार्टी उनसे नाराज है और ये पूरा प्रोपोगेंडा जो खड़ा हुआ है इससे पार्टी को भी नुकसान हुआ कि मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हो रहा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की वजह से नहीं हो रहा। ये भी एक नैरेटिव विपक्ष ने सेट करने की कोशिश की है। बहरहाल अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावी मोड में है, दूसरा दिन नामांकन का आज है, कुछ दिन और बाकी है नामांकन में, देखने वाली बात है भाजपा कब तक अपनी सूची जारी करती है। जी अभिनव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज भाजपा की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है जो काफी अहम मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि आज भाजपा अपने कुछ प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, कुंदर के उपचुनाव में बसपा ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। रफतुल्लाह उर्फ नेता छुद्दा को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। कुंदर की विधानसभा से रफतुल्लाह बीएसपी के प्रत्याशी बने हैं। बसपा जिला अध्यक्ष ने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करके घोषणा कर दी है। बता दें ये अपडेट मुरादाबाद से, जहां बसपा जिला अध्यक्ष ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिए ये घोषणा की है। कुंदर के उपचुनाव में बसपा ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। बसपा का प्रत्याशी रफतुल्लाह उर्फ नेता छुद्दा ये बनाए गए हैं बसपा की तरफ से उनके प्रत्याशी कुंदर की विधानसभा सीट से। बता दें, बसपा ने ये प्रेस विज्ञप्ति के जरिए सभी को ये घोषणा की है, ये चीजें बताई कि कुंदरकी से रफतुल्लाह उर्फ नेता छुद्दा को बसपा ने अपना प्रत्याशी बना लिया है। बसपा ने एक और अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी जिसका नाम रफतुल्लाह है, जो कुंदर की विधानसभा से बसपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं। बहराइच स्थित महसी तहसील क्षेत्र के महाराजगंज कस्बे में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर जल्द होगी कार्रवाई। बता दें ये बड़ी अपडेट बहराइच हिंसा से, जहां आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में योगी सरकार। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस दिया है। अब्दुल हमीद के घर को अवैध बताते हुए ये नोटिस दिया गया है। वहीं अब्दुल के घर पर नोटिस बता दें कि चस्पा कर दी गई है। मोहल्ले में कुछ और लोगों के घरों को भी नोटिस जारी किया गया है। बता रहे हैं कि 30 घरों पे नोटिस चिपकाई गई है। ये बता दें कि आज एक और बड़ी अपडेट, जहां पे बहराइच हिंसा के बाद अब्दुल हमीद के घर पर पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई की गई है। योगी सरकार अब बुलडोजर की कार्रवाई करेगी। आरोपी के घर पर पूरे घर को ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई होगी। इसके साथ यहां के करीब 30 घरों पर ये नोटिस चस्पा की गई है। ऐसे में सभी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना तय माना जा रहा है। ये सभी इस हिंसा में शामिल आरोपियों के ही घर बताए जा रहे हैं।
इस मामले में लापरवाही मिलने वाले एसपी को भी हटाने की तैयारी की जा रही है, जबकि तहसीलदार को डीएम कार्यालय अटैच कर दिया गया है। आपको बताते हैं ये बहराइच हिंसा के बाद ये बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की, जहां परिवार वालों की मांग कि आरोपी का एनकाउंटर किया जाए, उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, जिसके बाद ये खबर आई कि अब उसके घर पे पीडब्ल्यूडी ने अवैध बताते हुए नोटिस भी चस्पा कर दिया है। साथ ही और 30 आरोपियों के घरों पे ये नोटिस चस्पा की गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, जो आरोपी है, आरोपी के घर पे अब बुलडोजर की कार्रवाई करवाएगी योगी सरकार, क्या कहना है इसके बारे में? परिवार वालों का क्या कहना है मृतक के? बिल्कुल आज तक घटना घटी थी, उस देखते हुए जो योगी सरकार ने फैसला लिया है, योगी सरकार ने जो फैसला लिया है पीडब्ल्यूडी निर्माण की तरफ से अभी तक 23 घरों पर नोटिस चस्पा की गई है, जिसमें 19 घर मुस्लिम के बताए जा रहे हैं, वहीं 4 घर अगर देखा जाए तो हिंदू के बताए जा रहे हैं और उन 23 टोटल मिलाकर ये पूरे 23 घर होते हैं। 23 ही घर पर नोटिस चस्पा दी गई है और उनको 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। उनको साफ तौर पे बताया गया है कि 3 दिनों के अंदर वो अपना घर खाली कर दे, वरना पीडब्ल्यूडी के तरफ से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीडब्ल्यूडी नोटिस में चस्पा करते हुए साफ तौर पर बताया कि ये जो घर बना हो साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी की जद में आ रहा है, इसलिए उन 23 घरों पे नोटिस चस्पा दी गई है और घर 3 दिनों का उनको अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 3 दिन के अंदर इसको खाली नहीं करते तो इस पे मजबूरन जो है बुलडोजर का एक्शन लिया जाएगा। और इसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो जो पीड़ित राम गोपाल मिश्रा के जो पत्नी है और जो उनके पिता, उन्होंने साफ तौर पर एक बयान जारी किया है उनके पिता, और बयान जारी करते उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है और जिस तरीके से योगी सरकार की और बहराइच की पुलिस काम कर रही है उससे हम अभी संतुष्ट नहीं है। इन घरों के ऊपर जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक हम संतुष्ट नहीं है। इसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो अभी तक पीडब्ल्यूडी के विभाग के द्वारा और जो 23 घर है उनमें क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। क्रॉस का निशान लगाने के बाद उनको नोटिस जारी कर दी गई है और नोटिस जारी करने के बाद उनके घरों पर नोटिस चिपका दी गई है और 3 दिन का निकल दिया गया। जी भूपेंद्र, सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये आदेश आया था कि अगर कोई अपराधी है तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या लगता है कि उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है पीडब्ल्यूडी के जरिए कि उन घरों को अवैध निर्माण बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से रोड के किनारे वो मकान बने हैं और पीडब्ल्यूडी ने नोटिस जारी किया है, उसमें साफ तौर पर पीडब्ल्यूडी ने बताया है कि ये पीडब्ल्यूडी की जद में आता है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो क्या इससे पहले पीडब्ल्यूडी की निगाहें उस पर नहीं है, लेकिन इस समय जो जी बिल्कुल जी भूपेंद्र, जो मामला इसका तूल पकड़े है उसी को देखते हुए पीडब्ल्यूडी भी एक्शन ले लिया और कुल मिलाकर 23 घरों पर नोटिस चपका दी, जिसमें 4 घर अगर देखा जाए तो 4 घर हिंदू के भी बताए जा रहे हैं और 19 घर मुस्लिम के, जिसमें नोटिस चपका दी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के द्वारा 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है कि 3 दिनों के अंदर अगर मकान खाली नहीं होता तो इस पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात है क्योंकि कल शाम को नोटिस चपकाई गई है, अभी 2 दिन का टाइम है। देखने वाली बात यह होगी कि जो घरों पर नोटिस चपकाई गई है वो ये 2 दिन के 3 दिन को अंदर अपना वो मकान और आशियाना खाली करते हैं या फिर तो हर किसी तरह भाग के इस बार भी बाबा का बुलडोजर जो है महती तहसील में गजेगा। जी भूपेंद्र, क्योंकि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कई सवाल फिर से खड़े होंगे। पहला सवाल ये कि अगर अवैध निर्माण था तो पीडब्ल्यूडी की निगाहें पहले क्यों नहीं वहां पहुंची अवैध निर्माण पे। दूसरा सवाल उठेगा कि जो अवैध निर्माण है वो उन सभी घरों पे है जो उस दिन घटना में आरोपी माने गए थे। देखिए, बिल्कुल जो मुख्य आरोपी था उसी के घर पे क्रॉस का निशान लगाया गया। उसको देखते हुए जो इस घटना में संक्षिप्त लोग हैं 19 लोग, उनके घरों पर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो 4 ऐसे हिंदू परिवार हैं जिनके घरों पर क्रॉस के निशान लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अभी तक पीडब्ल्यूडी की निगाहें उस पर नहीं थी, अब पीडब्ल्यूडी की निगाहें वहां पर आई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, अब आगे पीडब्ल्यूडी विभाग 3 दिनों के बाद क्या कार्रवाई करते हैं, वो लोग घर खाली करते हैं या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग अपने आप बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचती है।
जी भूपेंद्र, मृतक के परिवार वालों की जानकारी मिल पाई है, उनका बयान आया है, क्या कहना है इस कार्रवाई के बाद? क्योंकि उनकी मांग थी कहीं ना कहीं कि जो आरोपी है उनका एनकाउंटर किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। तो जहां एक तरफ वो हाफ एनकाउंटर से खुश नहीं थे, तो वहीं अब बुलडोजर की कार्रवाई के बाद उनका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल जिस दिन से ये हिंसक घटना घटी है उसी दिन से उनकी जो पत्नी है, उनकी जो माता है, उनके जो पिता है, मतलब पूरे परिवार एक ही मांग कर रहे हैं कि जो अपराधी है उनका इनकाउंटर हो और उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। इसी को देखते हुए जब ये अभी जो ये घटना हुई, जब आरोपी पकड़े गए और उनका इनकाउंटर हुआ, तो उसमें उनके पिता जो है रामगोपाल मिश्रा जो जिनके मृत हो गए हैं, उनके पिताजी ने एक साफ तौर पे एक बयान जारी किया और उस बयान में साफ तौर पे बताया कि जिस तरीके से मेरे बेटे की हत्या हुई है और जिस तरीके से ये घटना महसी तहसील में घटी है, हम अभी तक जिस तरीके से ये लोग पकड़े गए हैं, जिस तरीके से पुलिस ने इनका इनकाउंटर किया है, फिलहाल हम उससे अभी तक संतुष्ट नहीं है। इस पर जब तक इनके घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा और जिस तरीके से मेरे बेटे की हत्या की गई है और जिस तरीके से उसको बेरहमी से मारा गया है, उसी को देखते हुए जो उन्होंने साफ तौर पर बयान जारी किया, उसमें बताया है कि जब तक इन लोगों का इनकाउंटर नहीं होगा तब तक हम पुलिस प्रशासन और योगी सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं। उन्होंने साफ तौर पर एक बयान जारी करते हुए और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जी भूपेंद्र, जो आरोपी है उसकी बहन का भी एक बयान जारी किया गया था, जिसका कहना था कि हमें यह आशंका है कि भाई का और पिता का एनकाउंटर हो सकता है। ऐसे में अब जब उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, तो क्या अभी तक कोई बयान आया है आरोपी के परिवार वालों की तरफ से? ठीक है, जो बयान उनके बहन का बयान आया था, उन्होंने साफ तौर पर ये भी बताया था कि जो उनके भाई और जो पिता है उनका इनकाउंटर पुलिस को द्वारा किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो जब बहराइच पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे जो है जिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी, उस हत्या आरोपी में जो आला कत्ल थे, उस आला कत्ल की बरामदगी के लिए जब उनको लेकर जाया गया बहराइच और नेपाल बॉर्डर, तब वो वहां से भागने के ट्रैक में लगे हुए थे। उसी को देखते हुए जब हत्यारोपी भागने लगे, उसके बाद पुलिस के ऊपर फायरिंग भी कर दी, तो जवाबी में पुलिस भी फायरिंग की और उसके दोनों लोगों को पैर में गोली लगी और उनको साकुशल बरामद कर कोर्ट में हाजिर भी कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए जो अभी भी ऐसे कई मुलजिम है जो पुलिस के गिरफ्त से दूर है, उनका एक कयास भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो बहराइच और नेपाल का बॉर्डर है, तो महसी से अगर देखा जाए तो नेपाल का बॉर्डर मात्र 60 किलोमीटर बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 60 किलोमीटर का अंतराल है, तो इससे जो और लोग हैं, जो इसमें और लोग आरोपी हैं, उनसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं नेपाल में जाकर छुपे हुए हैं। फिलहाल बहराइच पुलिस जो है ATS की टीम है, वो सारी टीम लगी है और हत्यारोपियों के ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी भी जो नेपाल में लोग हैं उनकी सुरागस्ती नहीं लगी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्योंकि बहराइच और नेपाल का देखा जाए तो सटा बॉर्डर है, इससे आकाश अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहराइच से जो हत्यारों को जो है नेपाल में भागने की सुराग मिली है और उसी सुराग के तय पर बहराइच पुलिस और ATS की टीम पूरी काम कर रही थी। ठीक है जी भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हिंसा बहराइच में शामिल सभी आरोपियों के घरों पर बाबा का बुलडोजर चलने वाला है। बता दें कि बहराइच में हिंसा के दौरान एक मृतक हो गया था, एक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब ये कार्रवाई की जा रही है कि जो मुख्य आरोपी था उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। उसके साथ ही और भी 30 लोगों के घरों पे नोटिस चस्पा की गई है बुलडोजर की कार्रवाई के लिए।